सबसे जो डेंजरस है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है। फास्ट फूड ने हमारी फीमेल्स का जो हार्मोनल लेवल है वो उड़ा के रख दिया। मैंने जिस तरह कहा कि मर्द के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, आपके जितने ऑयल है मार्केट में उनमें सोयाबीन है, और सोयाबीन एक मर्द को खसी करने के लिए काफी है। तो कोलेस्ट्रॉल आपने इधर से निकाल दिया, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, दूसरी तरफ से आप सोयाबीन दे रहे हैं जो उसमें जनाना खुसूसियात पैदा कर रहा है कि जो बच्चों की शराब है ना वो आपकी चीनी है। डायबिटीज के पेशेंट एक वक्त में पेट भर के खाना मत खाएं। 1-250 ml की बोतल, उसमें 14 चम्मच चीनी होती। सबसे खतरनाक जो चीज है ना वो आपके स्प्रे हैं जो खेतों में किए जाते हैं। मर्द का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका टेस्टोस्टेरोन का बिल्डिंग ब्लॉक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बगैर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन सकता। ट्रिप्टोफैन हमारी आंतों में बैक्टीरिया बनाते हैं। ये जो स्प्रे हो रहे हैं फसलों और फलों पे, वो स्प्रे प्लस दैट एंटीबायोटिक, वो जाके उन फायदेमंद बैक्टीरिया को मार रहा है। शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर बीमारियों का मजमुआ है। जो शुगर का पेशेंट है और दवाइयों पे है, उसकी भी कंट्रोल शुगर जो है वो फास्टिंग 100 या 100 से होनी चाहिए। 5 4 3 2 1। और जैसे ही आप 6 7 8 9 10 पे जा रहे हो तो 10 मैक्सिमम नुकसान है। ये जो है ना क्या कैंड्रल, सुक्राल, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये भी नहीं करने। ये ना सिर्फ के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बल्कि आपके गुर्दों को, दोनों को अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं। सिर्फ मसल में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, लो पोटेशियम जो है ना वो आपके दिल को भी बंद कर देते। एक डायबिटिक पेशेंट एक वक्त में 1 पाव अंगूर खा सकता है। केले में और आलू में स्टार्च है, स्टार्च है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आम में और खजूर में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रखा हुआ। दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉक। हमारे जहनों में से हेल्थी एक्टिविटी को निकाल ही फेंक दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं, और आज का हमारा ये पॉडकास्ट उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे आप अक्सर सुनते रहते हैं। हमारी डिफरेंट पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसमें हम डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं हम उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, और हर वो ज़रूरी काम जो हमारे मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा कर सकता है उसे हम ऑन स्क्रीन करते हैं। वो हमारे वकला हजरात हों, वो हमारे डॉक्टर्स हजरात हों, वो हमारे एजुकेशनिस्ट हों, या किसी भी किस्म का कोई भी स्पेशलिस्ट। तो आज का ये पॉडकास्ट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मुख्तलिफ पहलू रहेंगे, और सबसे अहम पहलू जो रहेगा वो हमारा इंसानी सेहत के मुतल्लिक, जो सबसे ज़रूरी अमल है आई गेस, और सबसे ख़ास तौर पर इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम किरदार अदा कर रही होती है, उसकी सेहत किरदार अदा कर रही होती है। तो हस्बे मामूल आज के इस पॉडकास्ट में भी हमें ज्वाइन किया है। आप सब उन्हें देखते रहते हैं, आप उनसे आगे भी उनके इल्म से बड़े मुस्तफ़ीद हुए हैं। वीडियोज़ आपने देखी जिन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, और वो तमाम तर मिथ्स थी जो पोस्टमार्टम के मुतल्लिक थी, जिनके साथ बाकायदा तौर पर मज़हब को रिलेट किया जाता था टू डिग्रेड द रिलीजन, उनको आके बहुत हद तक क्लियर किया। और आज भी हमारे साथ वही मेहमान मौजूद हैं, मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अहमद रज़ा साहब। सर कैसे मिजाज हैं आपके? खैर वाफियत से हैं? माशाल्लाह आज बड़ा कैजुअल लुक है और बड़े अच्छे लग रहे हैं। असल में इब्रार, आज का हमारा टॉपिक भी जिम का, एक्सरसाइज का और डाइट का, ग़िज़ाइयत का, उस हवाले से है। अच्छा, यहाँ में मैं छोटी सी एक वजाहत दे दूँ कि कहीं हमारे जो ऑडियंस हैं वो यही ना समझें कि बार बार मैं ही आ रहा हूँ कि हमारे पास और कोई एक्सपर्ट नहीं है। मैं जिस भी टॉपिक के सिलसिले में आ रहा हूँ ना उसके पीछे मेरा एक तजर्बा है। बिल्कुल ऐसी तरह मैंने 10 साल अपना जिम चलाया है। मैंने न्यूट्रिशन पे, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे 10 साल रिसर्च की है। तो इसलिए इस टॉपिक पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं वजाहत कर दूं कि कहीं ऑडियंस ये ना समझती रहे। मैं इस बात की तईद भी करूंगा ऑडियंस के सामने। हम आपके पास जितने भी लोग लेके आ रहे होते हैं जो ऑन स्क्रीन होते हैं, वो बाकायदा अपनी फील्ड के मजे हुए लोग होते हैं जिन्होंने उस चीज़ में टाइम सर्व किया होता है। और इस बात में कोई बैद नहीं है कि सर जैसी शख्सियत यकीनी तौर पे एक हमा जैसी शख्सियत है और हम इनसे यकीनी तौर पे बहुत कुछ सीखते हैं। सर मैं स्टार्ट करूँगा, जब हम जिम की बात करते हैं और ख़ास तौर पे सेहत की बात करते हैं, और सेहत की बात के साथ साथ हम वर्जिश को बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं, डेली एक्सरसाइज को बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं डाइट को भी बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि एक जब बच्चा जवान हो रहा होता है,
उस एक स्पेसिफिक एज में उसकी एक स्पेसिफिक डाइट प्लान की जाती है कि हम उसे ये देंगे, देन वो बच्चा बिल्डअप होगा, आगे बढ़ेगा। देन वक्त के साथ साथ, उम्र के तकाज़ों के साथ साथ वो तब्दील भी होती रहती है। ऐसी परफेक्ट डाइट आप किसे समझते हैं? और फिर जब हम एक्सरसाइज कहते हैं तो क्या एक्सरसाइज से मुराद वो बड़े बड़े डंबल उठाना और भाग दौड़ करना और जिम में खून पसीना बहाना, ये मुराद लिया जाता है? सबसे पहले तो हम ग़िज़ा की बात करें। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि आजकल एक बड़ा फैशन बन गया है, हम कहते हैं ऑर्गेनिक डाइट। ऑर्गेनिक डाइट, बिल्कुल ये टर्म होती ठीक है, उस टर्म को आप किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे वो सेक्शन ही अलग है, और ऑर्गेनिक के नाम पे वो चीज़ डबल या ट्रिपल कीमत पे बिक रही है, सिर्फ ऑर्गेनिक है, सिर्फ ऑर्गेनिक के नाम पे। ठीक है, अब मसला ये है कि आज से 50 साल पहले चले जाएं तो सब कुछ ही ऑर्गेनिक था। बिल्कुल इसी तरह से है। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको हम कहते हैं कि जी ये आर्टिफिशियल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आजकल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इतना ज़्यादा आ गया है कि जिसको हम अपनी यानी कि वो कहते हैं ज़ुबान में कि जो माली आपका आगे कहता है जी कलम लगा देता हूँ, कि आप ये कहते हो कि किन्नू का साइज़ भी बड़ा हो, किन्नू मीठा भी हो, तो वो ऑब्वियसली दो डिफरेंट जेनेटिक ट्रेट्स हैं। एक मीठा किन्नू है, एक बड़ा किन्नू है। आप दोनों की कलम लगा के एक इस किस्म का ऑरेंज प्रोड्यूस कर रहे हो कि जो ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी दे रहा है, ज़्यादा टेस्टी भी है और साइज़ में भी बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना, ये चीज़ प्लस इब्रार इस वक्त सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है ना, वो आपके स्प्रे हैं जो खेतों में किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो स्प्रे हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस स्प्रेज, लेकिन वो वहीं पे नहीं रुकते, उनके अंदर सीक्रेटली एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो वीड्स को भी मार देते हैं, वो ये सुंडियों को भी मार देते हैं, कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, लेकिन वो फल के अंदर, सब्जी के अंदर सरायत कर जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। ठीक है, आप उनको जितना मर्जी धो लो। द बेस्ट वे टू वॉश इज कि आप सेब का सिरका लो, पानी लो, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालो और 5 मिनट के लिए अपनी सब्जी या फल उसमें रहने दो। अच्छा, तो काफ़ी हद तक सिरका उसको कोशिश करता है डिटॉक्सिफाई करने की। बिल्कुल ठीक। लेकिन नहीं, आप यकीन करो कि वो जहर इस वक्त हमारी आंतों में जा रहा है। और आपने भी सुना होगा, मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एक चार्ट लगा होता था आज से 30 साल पहले कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही हो जो आप खाते हो। ट्रस्ट मी, ये आज भी 100% दुरुस्त है। इसको आप इस एंगल से देखो कि होता ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ग़िज़ाइयत में जिन्हें हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं असेंशियल। असेंशियल का मतलब है कि वो बाहर की दुनिया से आपको मुहैया नहीं हो सकती। ठीक है, उसका एक टिपिकल सोर्स है, वो सिर्फ उसी सोर्स से मुहैया होंगी। आपकी किसी टैबलेट में नहीं होंगी, किसी विटामिन की टैबलेट में नहीं होंगी, किसी फूड सप्लीमेंट में नहीं होगी। वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं, वो असेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं। ठीक है, जिस तरह बड़ा एक फैशन चला है आज से 40 साल पहले, कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल बड़ा फ्री। बड़ा बड़ा सुनने को मिलता है। देसी घी बंद कर दें जी, देसी घी खतरनाक है, उसमें जो है ना वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, वो इस तरह ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह से बातें सुनिए। आप ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक मर्द के लिए, मर्द का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसका टेस्टोस्टेरॉन का बिल्डिंग ब्लॉक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बगैर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन सकता। ठीक ठीक ठीक। यानी कि मर्द को उर्फ़े आम में कि जो आप कुर्बानी का बकरा लेने जाते हो ना, जो खासियत उसमें चेक करते हो, मर्द वो हो जाता है। यानी असल में जो मर्द की पहचान है, या मर्द की आप यूं कह लें कि उसकी एक तरह से मर्दानगी डैमेज हो जाती है, जिसे हम उर्फ़े आम में कह सकते हैं कि वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। अगर ये सर बहुत बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि हम तो ये टीवी सीरीज़ भी देखते हैं और बाकायदा एड्स भी देख रहे होते हैं कि जिसमें बाकायदा तौर पे दिखाया जा रहा होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये सारी की सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अंडे की जर्दी फेंक दो। हाँ, ये भी बड़ा है यार। अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा अफादियत वाला कोलेस्ट्रॉल है, नेचुरल है। आप आर्टिफिशियल सोर्स से जो कोलेस्ट्रॉल लेते हो, या आर्टिफिशियल सोर्स से ली गई कोई ग़िज़ाइयत भी है, ठीक है, वो आपके मैदे में से तकरीबन अगर आपने 100% ली है ना, तो उसमें से 30% सिर्फ जज़ब होनी है,
70% ज़ाया हो जानी है। तो नेचुरल सोर्स से ली गई चीज़ 100% जज़ब होती है और उसकी मैक्सिमम अफादियत आती है बॉडी में। ठीक। तो आपके देसी घी में, आपके मक्खन में एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 5, जो अब आप देखते हो कि डालडा के ऐड में आता है कि इसमें ओमेगा 3 है, जी जी, ऐसे ही है। ओमेगा 5 है। वो कहते हैं एडवर्टाइज करके बेच रहे हैं कि इनमें ये चीज़ें हैं। तो हमारे नस्ल में, हमारी जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल को ऐसे निकाल के फेंक दिया गया है कि जिस तरह वो कोई बहुत जहर कातिल है। बिल्कुल इसी तरह से हम एड्स भी देखते हैं सर, इसमें डिफरेंट तरीके से हमें हमारे सामने पोर्ट्रे भी किया जाता है कि ये बाकायदा, और अब तो रेस्टोरेंट्स भी हैं, अब एड्स भी हम देखते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर दिखाया जाता है कि ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और पब्लिक बड़ी तेज़ी से उसमें यानी इंटरेस्ट ले रही होती है कि ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री है। लेकिन ये जो आपने बात बताई है, अभी एक तरह से इंकशाफ है कि अगर ये आपकी बॉडी में ना हो तो आपको इसका कितना बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइट है वो ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे बेस कर रही होती है। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आप ये देखें, जो मैंने पहले बात स्टार्ट की थी कि आप जब एंटीबायोटिक वाला स्प्रे कर रहे हैं अपने फलों पे और अपनी सब्जियों पे, और वो उसमें जज़ब हो रहा है, और मैं वही फल खा रहा हूँ, मैं वही सब्जियाँ खा रहा हूँ, तो मेरी वो आंतों में जाएगा। मेरी आंतों में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बैक्टीरिया रखे हुए हैं ठीक है, कि जो मेरे फ़ायदे की चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। उन्हीं में से बैक्टीरिया एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन। जो हम प्रोटीन, जो गोश्त हैं, दालें हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन है। तो प्रोटीन में एक इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, एक उसमें से अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारी आंतों में बैक्टीरिया बनाते हैं। सही। लेकिन ये जो स्प्रे हो रहे हैं फसलों और फलों पे, वो स्प्रे प्लस दैट एंटीबायोटिक, वो जाके उन फायदेमंद बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक ठीक, यानी उन जो आपकी बॉडी को फ़ायदा भी दे रहे हैं स्प्रे, बाकी जो चीज़ें उनके साथ कीड़े मकोड़े, वो फसल की अच्छी काश्त के लिए तो यूज़ हो रही है, साथ वो उनको भी मार रहा है जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। अच्छा, अब ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा, चलो आप कहोगे जी नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, क्या है, इतने अमीनो एसिड है, अगर एक ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है? होता ये है कि ट्रिप्टोफैन ने आपके मैदे में बनने के बाद आपकी ब्लड सर्कुलेशन में चेंज होके आपके दिमाग का वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर बनना है जिसने आपके दिमाग को सुकून देना है। ठीक ठीक ठीक, जिसने आपके ब्रेन को रिलैक्स करना है। सेरोटोनिन बनता है उससे। तो ना ट्रिप्टोफैन होगा ना सेरोटोनिन बनेगी, तो फिर लोग जहनी तौर पे डिप्रेशन का, एजिटेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक ठीक, लड़ाई झगड़े की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे कि रिलैक्सिंग हार्मोन ही नहीं है। सेरोटोनिन को आप इजी ना लें। आप दुनिया में, मेडिकल दुनिया की साइंस में किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना, तो उसे कहते हैं इट बिहेव्स लाइक सेरोटोनिन। ठीक, इट इज लाइक सेरोटोनिन या इट इज अनलाइक सेरोटोनिन। वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। सही तो सही, हम सही, गोल्ड सही। स्टैंडर्ड को ही ख़त्म कर रहे हैं अपनी ग़िज़ाइयत से, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में से, तो फिर क्या रह जाता है? मैं सर यहाँ पर आपको आपकी बात कता कलामी की माजरत। नाज़रीन, ये इतना अहम तरीन मसला है कि हम सोसाइटी में जहाँ दीगर अवामिल को इस चीज़ का बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि इन चीज़ों की वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है या माशरे में जो बदअमनी है और जहनी जो हमारी सुकूनत ख़राब हुई हुई है, वो शायद करंट हैपनिंग्स हैं। लेकिन उससे ज़्यादा सर आपने जिस तरीके से डाइट को बड़ा सारी चीज़ें वाज़ह करके बयान कर दी कि इसका तो सफ़र हमारी डाइट से शुरू हो जाता है कि हमारा जहनी सुकून वहीं से ख़राब हो जाता है। यहाँ पर सर कोलेस्ट्रॉल की बात हुई, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि ये आप देखते हैं कि शुगर के अमराज जितने भी हैं, हार्ट पेशेंट जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा हमें ये अब तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या उनमें, उनके मोटापे में और उनकी बीमारी में भी ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह इजाफे का बायस बनता है, या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? बिल्कुल, यहाँ पे आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट और बड़े टाइम पे रेज किया है। शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर बीमारियों का मजमुआ है। ठीक ठीक, इट्स अ सिंड्रोम। ऐसे नहीं है कि शुगर है कोई किसी बंदे को, उसने गोली खा ली, इंसुलिन लगा ली, देन दैट्स इट। ना भाई ना, शुगर आपके बॉडी के एक एक सिस्टम को डैमेज कर रही है।
दिल को अलहदा डैमेज कर रही है, आंखों में अलहदा डैमेज, बिनाई खराब कर रही है, अच्छा, गुर्दों को अलहदा डैमेज कर रही है। ठीक है, कोई सिस्टम ऐसा मेन बॉडी का नहीं है जिसे शुगर खराब नहीं कर रही। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि ग़िज़ाइयत के हवाले से हम लोगों का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मसलन मैं किसी मरीज को कहता हूं ना कि यार आपने खाली पेट शुगर चेक करवानी है, ठीक है, अच्छा वो क्या करेगा, या कहता हूँ ना शुगर चेक करवानी है, उन्हें डॉक्टर साहब शुगर तो नहीं आएगी, कब चेक करवाई थी लास्ट टाइम, 6 महीने पहले या साल पहले। अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ कि अब आप सुबह उठेंगे, आप जो है ना रात 8 बजे खाना खा लेंगे, सुबह 8 बजे 12 घंटे के वक्फे के बाद आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, सिर्फ स्टिक से जो है ना स्ट्रिप से आप वो शुगर चेक करवा के मुझे बताइएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लोगों का ये ख्याल होता है कि वो 2-4 दिन फाका करेंगे, रासपापे खाएंगे और फिर शुगर चेक कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने हमेशा अपने तमाम मरीजों को ये बात कही है कि अगर फाका करने से शुगर का लेवल नॉर्मल आता हो ना, तो फिर कभी भी फास्टिंग शुगर हाई ना आए। अच्छा सर, फास्टिंग शुगर को भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक टेस्ट है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे खून के जो सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, और एक रेड ब्लड सेल की लाइफ है 3 महीने। 3 महीने, ठीक है। अब वो जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है कि शुगर उसके साथ जाके अटैच होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक तो है, एक रेड सेल जो है 3 महीने जिंदा रहता है और वो आपकी 3 महीने की खाली पेट फाके वाली फास्टिंग शुगर का लेवल बता देता है। ठीक 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 है। वो लोग के जो ये कहते हैं कि हम रासपापे खा के चेक करा लेंगे, मैं उन्हें कहता हूँ HbA1c चेक करवाएं। वहां पे उनका जो वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, मुझे थोड़ी उन्होंने धोखा देना है, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो उनका वो धोखा वहाँ पे उनको बता देता है कि उनकी 3 महीने की जो खाली पेट वाली शुगर है, जो फास्टिंग है, फास्टिंग का मतलब होता है कम से कम 12 घंटे का फाका। ठीक है, जिसके बाद आपने बाकायदा तौर पर शुगर टेस्ट करनी। और फास्टिंग शुगर जो मौजूदा लेवल्स हैं, वक्त गुजरने के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि 50 साल पहले हर चीज ऑर्गेनिक होती थी, उस जमाने में फास्टिंग जो है 120 भी नॉर्मल कंसिडर की जाती थी। ठीक, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जो है लेवल्स चेंज हो रहे हैं। आपके और हमारे फास्ट फूड ने हमारी शुगर के लेवल्स की और हमारे जिस्म की वाट लगा दी हुई है। अब आपका फास्टिंग लेवल इस वक्त 100 होना चाहिए। ठीक है, लोगों का कोई लोग समझते हैं पता नहीं कितना, 100 या 100 से कम। ठीक है, आपकी हीमोग्लोबिन A1C जो आ रही है ना 3 महीने की, वो 100 या 100 से कम होनी चाहिए। ये एक सेहतमंद फर्द ये के एक नॉन डायबिटिक के जो शुगर का पेशेंट नहीं है, ठीक, या जो शुगर का पेशेंट है और दवाइयों पे है, उसकी भी कंट्रोल शुगर जो है वो फास्टिंग 100 या 100 से कम आनी चाहिए। ठीक हो गया। आप 100 से 126 के दरमियान है, आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक है। इससे मुराद सर क्या होता है? मसलन 115 आई है आपकी, तो इसमें आप में ये टेंडेंसी है कि अगर आप केयर नहीं करेंगे, अगर आप अपनी ग़िज़ा का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप वॉक नहीं करेंगे, तो आपको फिर मुकम्मल डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक, यानी अब ये खतरे की घंटी है आपके लिए जी, और तैयार हो जाए। ये प्री डायबिटिक है, जिस तरह प्री FSE होती है। मैं समझ गया सर। ठीक है, इसी तरह ये प्री डायबिटीज़ है। ठीक हो गया। तो आपको ये ध्यान करना है कि अगर 115 110 आ रही है ना, तो ये एक सिग्नल है कि भाई टेक केयर। ठीक है, मुड़ जा, बिल्कुल सही है। डाइट बदल लो, वॉक स्टार्ट अब एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी, लाइफस्टाइल बदल लो। डीप फ्राइड चीज़ें, आलू चिप्स, केले, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अभी मैं इनको बताता हूँ आपको कि इनका क्या क्या होता है। एक चीज़ होती है इब्रार, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए भी कि आप एक तरफ, ये मेरा बायां हाथ है, इधर स्केल रखें 0, ठीक है, या 1 रख लें, और इस तरफ मेरे दाएं हाथ की तरफ स्केल का लिमिट है 10। ठीक है, 1 से लेके 10, और 10 में जो 5 नंबर है वो आपका न्यूट्रल है, मिड पॉइंट न्यूट्रल हो गया। मिड पॉइंट न्यूट्रल है। 5 या 5 से नीचे, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये आपके लिए फायदेमंद है। 5 से नीचे, 5 से नीचे अगर आप अपनी ग़िज़ाइयत को देखते हो, मैं आपको बताता हूँ फार्मूला उसका भी, 5 4 3 2 1।
और जैसे ही आप 6, 7, 8, 9, 10 पे जा रहे हो तो 10 मैक्सिमम नुकसान है, मैक्सिमम नुकसान है। इसका स्टार्ट पॉइंट 6 से स्टार्ट हो जाता है, 5 से ऊपर, हाँ 6 ठीक, 6 बिल्कुल onward, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो शायद आपको पहले इल्म नहीं होगा कि हमारी सबसे लाइट ग़िज़ा कि जिसको हम कहते हैं कि फौरन से नाश्ता भी हो जाता है और लाइट है यार, इससे क्या होता है, बिल्कुल ऐसे आप जो है ना 2 स्लाइस ब्रेड के लेते हो, हर घर का है सर, बिल्कुल इसी ठीक तरह है, से। एक अंडा लिया 2 ब्रेड स्लाइस के लिए, आपका एक स्लाइस जो है ना ब्रेड का, आप मुझे बताएं आपके ख्याल में ये जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है ये कहाँ पे फॉल करता है? सर अगर तो देखा जाए डाइट के हवाले से, और मेरा ख्याल है हर कोई इसे यूज़ कर रहा होता है और इसीलिए कर रहा होता है कि इजी टू डाइजेस्ट है, एक ब्रेड खाएंगे, 2 स्लाइस खाएंगे, एक अंडा खाएंगे, तो आई गेस इसे न्यूट्रल रहना चाहिए। ये मेरी कितना आप बताएं ना 1 to 10 के लेवल पे कितने नंबर पे आप? ये कुछ 4-5 पे होना चाहिए, 4-5 पे होना चाहिए, ये 8 पे है। एक स्लाइस आपका सुबह जो एक स्लाइस और अंडा खाता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 8 है। 8 का मतलब है कि आपकी शुगर वो इतनी ज्यादा बढ़ा देगा। आपने सिर्फ 2 स्लाइस खाए हैं, पेट भी नहीं भरा, सही है, और आप समझ रहे हो यार मैंने बहुत लाइट डाइट ली है, अच्छा चलो यार नाश्ता नहीं ना बना, कोई बात नहीं, अम्मी मैं रास्ते में से पकड़ लूँगा, बेगम मैं रास्ते में से पकड़ लूँगा, रास्ते में ब्रेक मारी, मेलमो पे रुके, गोरमे पे रुके, वहाँ से एक सैंडविच ले लिया, चिकन सैंडविच दे दे यार, एक स्मॉली दे दे यार, ठीक है स्मॉली इतनी सी है, आप समझते हो यार इतनी सी स्मॉली है, आधा स्लाइस भी नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, या एक चिकन सैंडविच लिया क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही है। एक स्लाइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना वो 8 है, आप ऑटोमेटिकली खुद को हमला कर रहे हो। आप अगर प्री डायबिटिक हो और आपकी शुगर 110, 115 फास्टिंग आ रही है और आप रोज़ाना सुबह ये नाश्ता कर रहे हो तो आप ख़तरे में, तो आप अपने आप को धक्का दे रहे हो डायबिटीज़ की तरफ। और सर मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा कि आजकल तो ये बच्चों का भी नाश्ता है, बड़ों का भी और बूढ़ों का भी नाश्ता है, तकरीबन हर उम्र का जो फ़र्द है ना वो इसे कंज्यूम कर रहा है। चलो बड़े तो समझ आते हैं कि वो डायबिटीज़ के करीब हो रहे हैं, बच्चों की सेहत भी फिर इससे उतनी ही मुतासिर हो रही है। बच्चों की सेहत के हवाले से मैं आपको बताऊं, एक हम कहते हैं ना कि सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है किसी एडल्ट के लिए, ठीक है, वो शराब है। वो कहते हैं उम्मुल खबाइस, कि खबीस चीज़ों की वो माँ है, कि शराब नशा भी है। और शराब आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने ना हमारे दिमाग में एक ब्लड ब्रेन बैरियर रखा हुआ है, हर चीज़ दिमाग की झिल्ली को क्रॉस नहीं कर जाती। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि जो सिर्फ फैट सोल्युबल है, जो चर्बी में जज़ब होती हैं, वो सिर्फ ब्रेन को क्रॉस करती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ पानी में हल होती हैं, वो ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकती। शराब ऐसी खबीस चीज़ है कि जो चर्बी में भी हल हो रही है, पानी में भी हल हो रही है, और वो बॉडी की कोई कैविटी नहीं छोड़ती जहाँ पे वो जाती नहीं है, हर जगह सराय, हर जगह जाती है और हर सिस्टम को बर्बाद करती है। आपके थायराइड को, आपकी आँखों को, आपके ब्रेन को, आपके मैदे को, आपके दिल को, आपके गुर्दों को, आपकी एक एक चीज़ को वो मुतासर कर रही है। और इतनी लंबी तमहीद का मतलब ये था कि जो बच्चों की शराब है ना वो आपकी चीनी है। अच्छा, जो बच्चे चीनी का इस्तेमाल करते, जो बच्चे चीनी है, और कौन सा बच्चा है जो चीनी नहीं खाता? बिल्कुल इसी तरह से मीठा तो हर बच्चे का पसंदीदा है, बड़ों का, बच्चों का, हर एक का पसंदीदा है। इसी तरह चीनी है जो शराब के बराबर नुकसानदेह है, उतना ही उसका नशा है, उतनी ही उसकी एडिक्शन है, उतनी ही उसकी क्रेविंग है। बच्चे तो वैसे ही चम्मच पकड़ पकड़ के चीनी फक रहे होते हैं लिटरली, वो बच्चों का नशा है, वो बच्चों की शराब है। खुदारा मेरा आज यहाँ पे ये टेक होम मैसेज है सबके लिए कि स्वीटनर के तौर पे कुछ इस्तेमाल करना है तो शहद इस्तेमाल करें। अच्छा अल्टरनेट जो उसका अच्छा है, बेहतरीन अल्टरनेट। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है शहद में। सुभान अल्लाह। और अगर आप स्वीटनर के तौर पे देखो तो बेहतरीन स्वीटनर है, लेकिन कैलोरीज वाइज देखो और उसको शुगर के साथ कंपेयर करो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा, यानी शुगर में और शहद में मिठास उतनी है, मिठास उतनी है और कैलोरीज का फ़र्क है, कैलोरीज का भी फ़र्क है, लेकिन
आप ये देखो कि एक तरफ फायदेमंद कैलोरीज हैं और एक तरफ नुकसानदेह कैलोरी। ठीक 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 है, दोनों चीज़ें मीठी। दोनों चीज़ें मीठी। अच्छा सर, यहाँ पर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा स्टार्ट जहाँ से हुआ, ये तो सारी शुगर के मरीज़ों के लिए, और इतनी अलार्मिंग सिचुएशन आपने बता दी जो यकीनी तौर पर बहुत सारे सुनने वालों के लिए भी नहीं होगी। मुझे ये बताएं कि सर यंगस्टर्स हैं, जिम की तरफ रुझान हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है कि उसके बॉडी कट्स हों और वो अच्छे तरीके से जिम करे, एक्सरसाइज करे। जब हम एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं तो क्या उससे मुराद वो हाई फाई किस्म की एक्सरसाइज जिसमें बॉडी कट्स हों, 6 एब्स हों, बड़े मसल्स हों, ये लिया जाता है, या डेली लाइफ में भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें परफॉर्म करनी चाहिए जिससे हम एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें? एक और चीज़ मैंने यहाँ पे वजाहत करनी थी कि आपने अगर स्वीटनर के तौर पे यूज़ करना है ना तो सिर्फ शहद करना है। ठीक है। ये जो है ना क्या कैंड्रल, सुक्राल, जो अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये भी नहीं कर, ये नहीं करने। ये ना सिर्फ के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बल्कि आपके गुर्दों को, दोनों को अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। आप ये समझते हो यार कैंड्रल ही है ना, ये चीनी तो नहीं है ना, चलो मीठा तो कर रही है ना, यकीन करो चीनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, उसका जो अल्टरनेट इस्तेमाल किया जाता है ये समझ के कि ये चीनी तो नहीं है, फ़ायदा देगी, हाँ, उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक है ब्रेन के लिए और गुर्दों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें ख़तरनाक है। आपने अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करना है, शहद यूज़ करें, बेहतरीन अल्टरनेटिव है। ठीक हो गया। अब आपके सवाल की तरफ कि आपने ये कहा कि वर्जिश से क्या मुराद है, उससे ये मुराद है कि जिम जाके आपने कोई 100 किलो की बेंच प्रेस लगानी है, कोई 40-40 किलो के डंबल लगाने हैं, 6 पैक्स बनाने हैं, वॉशबोर्ड एब्स बनाने हैं कि यार ये और वो। इब्रार, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। ख्याली बातें, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। ये सिर्फ पब्लिक को मंजन बेचा जाता है। सर बड़े लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। आपके सामने आता है एक लड़का, मैं अभी सेलिब्रिटीज की बात नहीं करता, ठीक है, मैं सलमान खान की बात नहीं कर रहा, मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी इस वक्त जो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स है या किसी की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ एक लड़के की जो एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, आप उसको देखते हो यार, वाह क्या पेपर स्किन है यार, एक एक मसल फाइबर नजर आ रहा है यार, 6 पैक्स क्या है इसके तो 8 पैक्स नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है इब्रार, ये सिर्फ कंपटीशन की फाइनल तैयारी होती है। इस लड़के ने कम अज कम कह रहा हूँ हफ्ता 10 दिन पहले पानी बंद कर दिया होता है अपना। सर पानी, हाँ, पानी पीना बंद कर दिया होता है। और ना जी, 1 हफ्ता या 10 दिन, ये मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपको। जो बंदा, एक मिनट, मैं सर थोड़ा सा इस बात को कंज्यूम करना चाहूँगा, और यकीनी तौर पे पब्लिक भी, एक बॉडी बिल्डर जो कि शायद हर एक की आंख का तारा बना होता है कि भाई इसके तो कमाल मसल है और हमने ऐसे बनना है, वो 10 दिन पहले पानी बंद कर देता है। और सिर्फ यहीं पे बात नहीं ख़त्म हो रही, पानी बंद करने के बाद वो पेशाब आवर दवाइयाँ भी खाता है ताकि पानी निकले, जितना भी अखराज है वो, जी, डायूरेटिक्स खाता है वो। और उसको नहीं पता, हमारे यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जिमों में तो बहुत कम है कि जो पढ़ाई वाले लोग जाते हैं, बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत कम है। वहाँ पे लोग जाते ही इसलिए हैं कि जी कंपटीशन जीतेंगे, लड़ेंगे, कुछ कर लेंगे, कहीं कोच लग जाएंगे, अपना जिम, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो कोई अपना जिम बना लेंगे, ये कर लेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे होते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उस लड़के को ये नहीं पता है कि जो डायूरेटिक, जो पेशाब और गोली वो खा रहा है, उसके साथ उसके जिस्म में से पोटेशियम भी निकल रहा है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक आम मोहल्ले के लड़के या मोहल्ले के जिम की एग्जांपल नहीं दूंगा। मिस्र का एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, ठीक है, जो कि इसमें मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा ले रहा था, और उसने इसी तरह डायूरेटिक्स यूज किए हुए थे। पोटेशियम के लॉस की वजह से उसकी स्टेज पे डेथ हो गई थी। सिर्फ मसल में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, लो पोटेशियम जो है ना वो आपके दिल को भी बंद कर देता है। और वो उसकी स्टेज पे डेथ हुई थी। और ये मैं मिस्र की बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक डॉक्टर साहब थे, वो मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं। मैं चूँकि उनका इंतकाल हो गया हुआ है, उनका नाम नहीं लूँगा, अल्लाह पाक उनकी खैर करें, उनकी मगफरत करें, लेकिन वो अपने क्लिनिक पे बैठे बैठे फौत हो गए थे।
फिर उसके अलावा एक और लड़का है, वो सैफ गेम्स में जाके गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है और वो 30-35 साल की एज में वो भी फौत हो गया। बज़ाहिर तो गोल्ड मेडल ले लिए, नाम बना लिया, लेकिन अपनी सेहत इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। ये लोग, ये जो आपको एक वॉशबोर्ड एब्स मिल रहे हैं ना, एक हॉलीवुड सिनेरियो मिल रहा है, या सलमान खान लुक आ रही है। इवन आप कभी सलमान खान से पूछ के देखें कि वो एक शर्ट उतारने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत है। आम बंदा, आप अगर किसी नॉर्मल उसमें कंडीशन में है तो आपके एक एक एब्स की टुकड़ियां नहीं गिनी जा सकती। सही। आपका एक एक मसल फाइबर, अब ऐसे करो, बाइसेप्स ऐसे करो, पीछे ट्राइसेप्स की एक एक फाड़ी नजर आ रही है। ये सिर्फ कंपटीशन के एक दिन के लिए मेहनत होती है। उसके बाद फौरी तौर पे आपको वो जो है ना तमाम अपनी चीज़ों को, डाइट को रिप्लेनिश करना पड़ता है। ठीक, यानी एक दिन की वाह सुनने के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की सेहत को दांव पे लगा देता है। इतनी ज़्यादा अगर सर अलार्मिंग सिचुएशन है तो एक्सरसाइज, फिर अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट तो आपने बता दी और ये भी हाईलाइट कर दिया कि ये ख़तरनाक है। मैं चाहूँगा अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज, आप उसका भी अगर पब्लिक को बता सके यकीनी तौर पर हमारी ऑडियंस सुनेगी। हम चूँकि पहले बात कर रहे थे ग्लाइसीमिक इंडेक्स की, हमने सिर्फ वो बात की जो खतरनाक वाला ग्लाइसीमिक इंडेक्स था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे अच्छे वाला ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, आप अगेन उस स्केल को देखोगे 1 to 10 के स्केल पे। अब 5 के नीचे आप बताएं, आपके ख्याल में कौन सी चीज़ें होंगी जो 5 से नीचे होनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए? सर मेरा तो तजुर्बा आगे इतना नाकाम हुआ कि मैं अंडा स्लाइस को 5 के नीचे कंसिडर कर रहा था, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर आप घर की बनी खुराक खाएं और एक अच्छी डाइट, आप एक हेल्दी डाइट लें जो कि ऑर्गेनिक डाइट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो शायद उसका स्केल 5 से नीचे होना चाहिए। ठीक होगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगेन ये बात शुगर के पेशेंट्स के लिए एक अचंबा होगा, एक उनके लिए खबर होगी, इट वुड बी अ न्यूज़ फॉर देम, कि एक डायबिटिक पेशेंट एक वक्त में 1 पाव अंगूर खा सकता है। अच्छा। अंगूर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 3 है। ठीक है। क्यों? वो नेचुरल फ्रूट है, वो नेचुरल फ्रूट शुगर है, नेचुरल स्वीटनेस उसमें है, तो वो उसको भी खा सकते। अच्छा, और एक और आपको मज़े की बात बताऊं, 2 ऐसे फल हैं कि जिसमें कुदरत ने, अल्लाह करीम ने इंस्टेंट एनर्जी रखी हुई है, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है। आम और खजूर हैं भी दोनों बहुत मीठे। ठीक है, एक्सट्रीम मीठे हैं, इनमें इंस्टेंट एनर्जी है, लेकिन ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सिर्फ 3 या 4 के लेवल पे फॉल करते हैं। पूछें क्यों? सर इतने मीठे होने के बाद भी क्यों? एग्जैक्टली है ये। अच्छा, जो खतरनाक वाला फल है ना, वो केला है, जो खतरनाक मीठा भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो मीठा भी नहीं है। जो खतरनाक वाली सब्जी है वो आलू है। रीजन, केले में और आलू में स्टार्च है। स्टार्च है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ने जब ब्रेकअप होना है ना, तो उसने ब्रेकअप होके उसको अपने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरते गुजरते ग्लूकोज बन रहा है, फ्रुक्टोज बन रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है। इस तरह आखिरी स्टेप है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है। ये आपको फिर एनर्जी देता है और ये आपके AMP, ADP और ATP, वो बेसिक मॉलिक्यूल के जो आपके मसल्स को एनर्जी देते हैं। ठीक है। आम में और खजूर में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रखा हुआ है। अच्छा, वहां पर इतना प्रोसेस होता है। हाँ। और यहाँ पर कुदरती तौर पे है और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वाह। ठीक है, और ये वो एनर्जी मिलती है जो स्टोर नहीं होती। स्टोर नहीं। अब देखिए ना, मैं बताता हूँ, आपने केला खाया या आपने आलू खाया, आपकी स्टार्च ब्रेकडाउन हुई, ज्यादा कहाँ तक ब्रेकडाउन हो जाएगी? ग्लूकोज के स्टेप तक। अब ग्लूकोज जितना मेरे दिमाग ने, मेरे पट्ठों ने, बॉडी ने यूज करना था कर लिया। जो फालतू ग्लूकोज है ना, वो चर्बी बन जाएगा, वो चर्बी बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। आम में और खजूर में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है जो अंदर जाएगा, इंस्टेंट यूज होगा, चर्बी की तरफ जाना ही नहीं उसे। वाह। यानी जहां पर दूसरा जितनी भी मीठी चीजें हैं वो मीठी भी नहीं है, आलू और केला इस कदर मीठा भी नहीं है, और वो चर्बी का भी बायस बन रहा है। जबकि ये आम और खजूर मीठा होने के बावजूद भी उस कदर नुकसानदेह भी नहीं है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारी पब्लिक को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपने, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे जो उनके लिए टेक होम मैसेज है कि एक वक्त में पेट भर के खाना मत खाएं। अगर आप 2 रोटियां खाने के आदी हैं, 1 रोटी खाएं। एक वक्त में 1 रोटी खाएं। ठीक है। अगर आप 2 प्लेट चावल खाते हैं तो 1 प्लेट चावल खाएं। आप वक्फे से खाएं। ठीक। 4-4 घंटे के वक्फे से खाएं।
उससे क्या होगा, मसलन अगर फ़र्ज़ करें आपने एक वक्त में दबा के 3 या 4 रोटियां खा ली हैं, तो आपका शुगर लेवल यूं ऊपर जाएगा। एक वक्त में खाने से? एक वक्त में खाने से यूं ऊपर जाएगा, और आपकी दवाई या गोली है, कैप्सूल है या इंसुलिन है, वो उसको उस लेवल पे काउंटर नहीं कर सकेगा, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप अगर एक वक्त में 4 रोटियों की बजाय 1 रोटी खा रहे हैं, और अगर आपकी स्पाइक 10 पे जा रही थी तो वो 3 पे जाएगी, क्योंकि आपने डाइट कम की है, आपकी स्पाइक कम हो रही है। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ अब वो वाला पॉइंट आता है कि आपने यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉक, ठीक है, चलना। क्यों सरकार अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फजर के बाद वॉक करो, रात के खाने के बाद लाजमी कम अज़ कम चहल कदमी के 40 कदम तो लाजिम चलने हैं। आपकी वॉक, आपका जो ये स्पाइक आ रही है ना एक रोटी खाने से भी, मसलन 3 के लेवल पे जा रही है, और आपको एक 500 मिलीग्राम वाली ग्लूकोफेज चाहिए उसके लिए, यही आप आधा घंटा वॉक कर लोगे, आपको ये 500 मिलीग्राम ग्लूकोफेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक 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 ठीक। आपकी स्पाइक जो है 3 वाली भी 1.5 पे आ जाएगी वॉक से। दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉक, और इतनी अंडररेटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इब्रार। आप रेस कोर्स जाओ, अभी चलो मेरे साथ, ठीक है। ठीक है। वहां पे आपको ट्रैक पे 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे किसी भी डिपार्टमेंट के एथलीट्स, ठीक, एथलीट्स होंगे और किसी डिपार्टमेंट के होंगे, कोई वापडा का होगा, कोई रेलवे का होगा, कोई किसी ना किसी डिपार्टमेंट का होगा। और वो क्यों मिलेंगे आपको? उनको ये थ्रेट होगी कि बेटा ट्रॉफी लेके आओ, गोल्ड मेडल लेके आओ, नहीं तो बेटा सीढ़ी फड़ो तो चलो खंबियां ते तारा ठीक करो, ठीक ठीक, चलो मीटर ठीक करो। यानी एक तरह से मजबूरी के मारे वो भी भाग रहे हैं। वो मजबूरी के लिए आए हुए हैं, वो अपने शौक से नहीं आए हुए। उनका ब्रेड एंड बटर है, वो उनकी रोजी रोटी है, वो उनको फिटनेस बरकरार रखना उनकी मजबूरी है, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे कौन से लोग मिलेंगे आपको? बूढ़े, बाबे, माइयाँ, आंटियाँ, अंकल, मेरी तरह के जो ज़ईफ़ुल उम्र हो, ठीक है, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि जी अब आप ये वॉक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाईन फिर जवाब ही है साढ़े वालों, ठीक है। वो फिर अच्छा तस्बीह पढ़ी, उस वक्त अल्लाह भी याद आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जवानी की इबादत है जो इबादत है, सच। बुढ़ापे में तो सबको ही वो अल्लाह याद आ जाता है। तस्बीह पकड़ी हुई है और रवां दवा है, वॉक कर रहे हैं, आपको कभी भी कोई यंग हेल्दी एडल्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा। सर, ना सिर्फ वॉक करते हुए बल्कि अब हमने देखा है कि खेल के मैदान भी इतने ज़्यादा वीरान हो चुके हैं कि खेलें भी हमें इस तरह से आम नहीं मिलती जिस कदर से, यानी देखा जाता है या हम हमारे बड़े बात सुनाते हैं, उस तरह से नहीं रही। इब्रार, आप ये देखें, आप कभी निकलो संडे को नाश्ता करने के लिए तो आपको ग्राउंडें, पार्कें, सड़कें भरी मिलेंगी बच्चों से कि जो क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ जुआ खेलने आए होते हैं और कुछ भी नहीं ना। किसी के पास नहीं भी है ना पैसे, तो चलो यार जो पैसे इकट्ठे होंगे नाश्ता कर लेंगे, उसी से भी नाश्ता कर लेंगे। हेल्थ की एक्टिविटी से कोई नहीं आया होगा, यानी यहाँ भी मजबूरी। हाँ, आपको स्विमिंग पूल पे भी अगर कोई वो मजमा नजर आएगा ना, तो वो भी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स के लिए आए होंगे, वो एक्टिविटी के लिए, स्विमिंग के लिए नहीं आए होंगे। ठीक, हमारे जहनों में से हेल्थी एक्टिविटी को निकाल ही फेंक दिया गया है। हेल्दी डाइट क्या होती है, निकाल दिया गया। अच्छा, फिर ये जो आपके जितना भी फास्ट फूड है, जी सर, ये तो मतलब मेरा अच्छा, सवाल। आप मुझे ये बताओ कि फास्ट फूड में सबसे जो चस्के वाला इंग्रेडिएंट है वो क्या है? सर, मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे, माजरत आप बैठे हुए हैं, लेकिन आई गेस चीज़ और चीज़ी चीज़ें जितनी भी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चीज़ में, नहीं, ओवरऑल फास्ट फूड में। ठीक है, वो क्या है? ठीक है, मोनोमीन सोडियम जो है ना ग्लूटामेट, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके खाने में ऐड की जाती है और ये एडिक्टिव है। फास्ट फूड को एडिक्टिव बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट है? जी, ये फास्ट फूड का एडिक्टिव है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ जो एडिक्शन में है वो है आपके कोल्ड ड्रिंक्स। सर, एक मिनट, मुझे पहले ये बात कंज्यूम करने दे कि हम तो फास्ट फूड जितना हमें पता है, हमें कोई एक टेस्ट, एक ब्रांड बहुत अच्छा लगता है,
हम बार बार उसे टेस्ट करते हैं, हमें क्रेविंग होती है। जी, वो क्रेविंग MSG की वजह से होती है। यानी इसके लिए भी इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। जी, ये बड़ी हैरान आपको कौन- क्यों दिल करता है कि यार रात के 12 बजे उठ के मैंने जाके गुलबर्ग के फलाने बंदे से वही बर्गर खाना है, मैंने जलाल सॉन्स का ही पिज्जा खाना है। ये तो है सर, इस तरह से तो होता है। आप कहीं बैठे हो, चल यार उठिए चलिए, चीजियस पे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये कोई भी फास्ट फूड की आप ब्रांड ले लें, उसके अंदर वो वो इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट डाला जाता है, वो आपको एडिक्टिव है वो, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ शुगर के पेशेंट के हवाले से और यंग जनरेशन के हवाले से सबसे जो डेंजरस है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है। आप अच्छा माशाल्लाह, आप तो वो फैशन ही ख़त्म हो गया है ना, छोटी वो जो शीशे वाली बोतल है 250 ml वाली, जी जी। वो तो पीता ही कोई नहीं। कम से कम हाफ लीटर, 500 ml, नहीं तो अपनी अपनी लीटर की बोतल पकड़ी है और वो जो है ना अब हम पी रहे हैं। सही है सर, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। एक 250 ml की बोतल, उसमें 14 चम्मच चीनी होती, जिसका आप यहाँ- आगे नुकसान जी, बता चुके। आप एक वक्त में बैठ के 14 चम्मच खा सकते हो, जितना कभी- मर्जी आपको कभी चीनी नहीं। पसंद हो। कभी भी नहीं। आप 14 चम्मच तो नहीं चीनी के खाओगे, 2-4 के बाद आपको बस यार काफ़ी है। एक बोतल में जो कि हम यूज़ भी नहीं कर रहे, हम उसे डबल यूज़ कर रहे हैं, 500 ml की, हाफ लीटर की वाली। इसका मतलब है उसमें कम से कम 28 चम्मच चीनी की हैं। तो जहाँ पे आपने वो MSG वाला एडिक्टिव बर्गर खाया है, उसके साथ आपने आलू वाले चिप्स खाए जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें स्टार्च है और वो यूज़ होने के बाद बाकी फ़ैट बन जानी है, तो आपका बर्गर भी डीप फ्राइड है। और वो डीप फ्राइड बर्गर भी आपके, यू हैव नो आइडिया के किस ऑयल में वो फ्राई हो रहा है। वो भी अभी वो तो बहस ही एक अलग बन गई वो ना, तो एग्जैक्टली, वो तो स्टोरी ही अलग है कि वो किस ऑयल में बना वो हुआ किस है, ऑयल में बनता है। हाइजीन किस कदर पूरा था या Exactly. नहीं था। आप पता नहीं आपको इस चीज़ से वो जो है आगाही है या नहीं है। मेरी इस पे रिसर्च है कि इवन गाड़ियों से निकाला गया मोबिल ऑयल भी यूज़ होता है डीप फ्राइंग के लिए। सर ना करें, हाँ ना, अब इतना ज्यादा थ्रेट पब्लिक को ना करें कि लोग खाना ही छोड़ दें सर। तो इब्रार आप ये देखो, मेरे कई ऐसे जानने वाले, मेरे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं आजकल, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जितने भी न्यूली मैरिड बच्चे हैं या कपल हैं उनमें प्रेगनेंसीज नहीं हो रही। ये वैसे ये बहस जो है वो वाकई सुनी उनमें जाती प्रेगनेंसीज नहीं होती। क्यों? फास्ट फूड ने हमारी फीमेल्स का जो हार्मोनल लेवल है वो उड़ा के रख दिया। मैंने जिस तरह कहा कि मर्द के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपके जितने ऑयल है मार्केट में उनमें सोयाबीन है, और सोयाबीन एक मर्द को खसी करने के लिए काफ़ी है। तो कोलेस्ट्रॉल आपने इधर से निकाल दिया, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, दूसरी तरफ से आप सोयाबीन दे रहे हैं जो उसमें जनाना खुसूसियात पैदा कर रहा है, मर्दाना की बजाय तो जो जनाना खुसूसियात पैदा कर रहा है, निस्वानियत बढ़ा रहा है उसमें। सर वैसे ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और शायद देखने वाले इस बात से एग्री भी करें कि अब इस तरह की कम्युनिटीज़ बड़ी ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं। लाइक ये पिछले दिनों में एक रिसर्च भी देख रहा था कि लड़कों में जो लड़कपन हुआ करता था वो इतना ज़्यादा डेड हो चुका है कि अब उनमें यानी जो इमोशनल अपील जो कभी लड़कियों में समझी जाती थी सब, वो बड़ी ज़्यादा पीक पे चली गई है। तो उसके पीछे भी सोयाबीन वजह, सोयाबीन है। इस कदर मामला ख़राब होता जी। चला जा रहा है। सर यहाँ पर मैं बड़ा अहम इन सारी की सारी चीज़ों को देख के अब इतना ज़्यादा हमने डाइट पे बात कर ली और ये देख रहे हैं कि उसके नुकसानात जो हैं वो अनबियरेबल है। लाइक आपने प्रेगनेंसीज इशू तक का बता दिया कि वो, और फिर एक लड़के के लिए किस कदर ख़तरनाक, उतने ही ख़तरनाक एक लड़की के लिए। फैमिलीज़ तबाह, ज़हनी सुकून भी तबाह, अच्छी डाइट भी तबाह। मैं फ़ास्ट फूड वाली चेन को थोड़ा सा सर मैं चाहता हूँ हम इसे मज़ीद एक्सप्लोर करें। आपने बताया कि इसमें बाकायदा तौर पर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपको आदी बनाता है इस एक्टिविटी का। क्या पाकिस्तान भर में हर फास्ट फूड चेन ये इस्तेमाल कर रही है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ठीक, वो एक नशा है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि भाई दिखती है तो बिकती है, ये तो तो है। ये टेस्ट जाएगा मुंह में तो वो बिकेगा ना। आप क्यों घर की रोटी मजे की नहीं लगती? ये बात है सर, बिल्कुल ऐसे घर की बोरियत- रोटी आपको मजे की नहीं लगती, घर जो मर्जी। अच्छा, और मजे की बात है, घर आप जो मर्जी बना लें। हालांकि मैं आई एम अ वेरी गुड कुक माई सेल्फ, वाह। ठीक है। अब मैं कुकिंग पे भी किसी दिन हम बात करेंगे, कोई रेसिपीज डिस्कस करेंगे। मैंने एक रेसिपी देखी, उसमें उस खातून की मुझे बात बहुत प्यारी लगी। वो कहती है इफ इट इज इन द मार्केट समबडी मेड इट। अच्छा। अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट है, किसी ने वो बनाया है, तो आप क्यों नहीं बना सकते? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनके लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल टेम्परेचर
अब आप बट की कढ़ाई खाने जाओ, ठीक है, या कोई और कढ़ाई खाने जाओ, आप घर तेल का जोर लगा लो, दुनिया की कोई रेसिपी यूज़ कर लो, आपसे वो कढ़ाई घर नहीं बनती। ये तो है सर। हम कहते हैं कि जी वहाँ इवन सर मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का शिकार हूँ। मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को भी क्लियर किया जाए कि मैं मटन और बीफ इस कदर शौक़ से घर में बना शायद ना खाऊं, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांड का बना हुआ वो खाना बहुत लजीज लगता है, और शायद मैंने जितनी दफ़ा भी मटन या बीफ खाया होगा वहाँ से ही खाया हो। जी, इसके पीछे क्या वजह सर? उसके लिए उसकी ना रीज़न है कि वहाँ के आपको एक बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। आप कढ़ाई की मिसाल ले लें, ठीक है, आप कढ़ाई बना रहे हो ना, आपकी कढ़ाई में वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, पानी दूर दूर तक ना हो, नहीं तो वो शोरबा बनेगा, वो सालन बनेगा, वो कढ़ाई नहीं बनेगी। आपके घर के जो बर्नर हैं, बर्नर्स का जो जेट है, उसमें उतनी पावर, उतनी थ्रो ही नहीं है कि जो उन्होंने, आप कभी जाके देखो किसी रेस्टोरेंट के किचन में, तो यार वो 8-8, 10-10 बर्नर लगे होते हैं जो एक कढ़ाई के नीचे चल रहे होते हैं। सच है सर, ऐसे ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कढ़ाई वो यूज़ करते हैं वो होती है लोहे वाली कढ़ाई, हम यूज़ करते हैं जिस्त वाली कढ़ाई। ठीक, जिस्त वाली कढ़ाई में, एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में वो कुकिंग वाला टच आ ही नहीं सकता जो वहाँ पे आ जाता जो है लोहे वहाँ पे आएगा लोहे वाली कढ़ाई में, और उसके नीचे 10 बर्नर जल रहे हैं, और आपने पहले चिकन को खाली फ्राई करना है, और एंड यू नीड अ लॉट ऑफ ऑयल फॉर दैट। सही बात अब आप घर में बैठे हो यार, आप अगर 1 लीटर वाला पैक लेके आए हो ऑयल का, तो आपने वो एक हांडी में तो नहीं इस्तेमाल कर लेना। सही है, ठीक है, बड़ी हद है, उसमें आपने हांडी वाले 2 चमचे डाल लेने हैं और खाना बना लेना है। तो वो आपको पूरा लीटर 2 लीटर चाहिए सिर्फ चिकन को फ्राई करने के लिए। वंस द चिकन इज़ फ्राइड, फिर आप वो ऑयल निकाल के बाकी के इंग्रेडिएंट डाल के, और फिर आपके वो मसाले और वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिक रीज़न है सर, ऑन अ क्लोजिंग नोट, कुछ हेल्थ टिप्स जो आप देना चाहें, ख़ास तौर पे 2 तरह के मरीज़ों के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं और रीज़न्स आपने सारी बता दी हैं। एक शुगर के मरीज़, दूसरा सर हार्ट पेशेंट्स, इनके लिए आपके, क्योंकि नौजवानों के लिए भी आपने बता दिया, हमारी भी इस्लाह यकीनी तौर पे हो गई, इन 2 तरह के जो पेशेंट्स हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुगर के मरीज़ों के लिए जो सबसे पहली एडवाइस है वो ये है कि शॉर्ट डिवाइडेड मील्स, 4-4 घंटे के वक्फे से वो कुछ खाएं। मसलन अगर उन्होंने नाश्ता किया है तो नाश्ते में बेशक मैं ये कहता हूँ कि वो अगर पराठा भी खा लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल साइज़ का, छोटे साइज़ का पराठा, साथ वो अंडा खा लें, अंडे को फ्राई कर लें, और कतअन ज़रूरत नहीं है जर्दी फेंकने की, वो भी खाएं, जर्दी समेत आप अंडा इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके 4 घंटे के बाद आप कोई भी ऑप्शन है आपके पास, आप फ्रूट खा लें, एक सेब खा लें, या पाव अंगूर खा लें, या एक मैंगो खा लें, अमरूद खा लें, या मिक्स फ्रूट सैलड बना लें। ठीक है, फ्रूट चाट बना लें, डाइट अपनी डिवाइड कर लें। ठीक है। और एक छोटा बाउल, ये नहीं है कि अगर बनाया पूरा प्याला तो वो एक ही वक्त में खा जाना है, एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना, बिल्कुल ठीक। एक वक्त में आपने नाश्ता किया, एक पराठा खा लिया छोटा, उसके बाद आपने 4 घंटे के बाद एक छोटा बाउल फ्रूट सैलड का ले लिया। ठीक है। फिर दोपहर के खाने में अगर आपने रोटी खानी है तो 1 रोटी, और रोटी भी आपकी होनी चाहिए गंदम के आटे वाली, गंदम के आटे, लाल आटा जिसे हम कहते हैं। हमारा जो सफ़ेद आटा है वो प्योरली मैदा है, और इब्रार आप यकीन करो कि गंदम के आटे का इतना बड़ा भी पराठा खा लोगे ना, आपका शुगर लेवल कभी स्पाइक नहीं करेगा। गंदम के आटे का इतना बड़ा पराठा भी आप खाओगे ना, बलों वाला पराठा भी खा लोगे, तो वो कभी भी आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। मैदे की आप इतनी सी पराठी भी खाओगे ना, जो आपके नाश्ते के होटलों में पठान लगा रहे होते हैं, बिल्कुल सर ऐसे, ठीक है, वो एक भी खा लोगे ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि वो लोग के जो नॉन डायबिटिक्स भी हैं, उनकी भी शुगर आप चेक करोगे ना 2 घंटे बाद, तो वो 300 पे पहुंची होगी। अल्लाह अकबर। यानी सिर्फ मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझो 10 है। इतना नुकसानदेह। तो सफ़ेद आटा मत खाएं, चस्का ना लें, नहीं जी रोटी चित्थी नहीं जाती, रोटी खादी नहीं जाती, आए हाय लाल आटे वाली रोटी तो खादी नहीं जाती, ऐ ते एडी सख्त है। ठीक है, वो बनानी नहीं आती, उसको बनाने का एक तरीका है। ठीक है, आपने आटा गूंदना है, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो या थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा सा दूध डालो, पानी डालो, फिर उसे गूंदो।
वो उससे ज़्यादा नरम रोटी या पराठा बन ही नहीं सकता। अभी कल मैंने खिलाया अपने बच्चों को, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली सॉफ्ट। जबरदस्त। बनाने का तरीका नहीं है, लोग कुकिंग का छोड़ गए हैं। यानी कि ख़वातीन अपने घरों के कोनों खुदरों में छुपी होती हैं पिज़्ज़े का ऑर्डर दे के कि फूड पांडा ये लो जी, ये फूड पांडा में बहुत ये लो ज़्यादा। जी, ये पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये ले आप सर खा लें। जितना ब्रीफ आपने खाने के मुतालिक बता दिया और ये वो सारी की सारी चीज़ें आपने जिस तरह से बताया कि आप कुकिंग भी करते हैं, सो आई विश कि अगली हम जितनी भी पॉडकास्ट है वो हम सारी की सारी कुकिंग पे करें और इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी जो हेल्दी डाइट है हम उसे कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पर उसे लोगों को दिखा भी सके और लोगों को इजहार भी कर सके कि अच्छी डाइट किस तरह से परसू कर सकते हैं। और आपने यकीनी तौर पर जितनी भी पार्टिसिपेशन की ये बहुत कारआमद थी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, फ्यूचर में भी आपको ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि इस्लाह का एक ही हमारे पास जो रास्ता है वो आपकी ज़ात है। सो हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।